गाइस, आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनिज्म के बारे में, जो कि एक मेजर स्कूल है जोग्राफिकल थॉट्स का। डिटर्मिनिज्म में हम इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट अपॉन मैन देखते हैं, जहाँ एक्टिव होता है एनवायरनमेंट एंड पैसिव होता है मैन। इसी के अराउंड पूरा डिटर्मिनिज्म का थ्योरी चलता है। अब इसके अंदर हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीक एंड रोमन्स, कैसे ग्रीक जोग्राफर्स इंपॉर्टेंट थे और कैसे रोमन जोग्राफर्स इंपॉर्टेंट थे डिटर्मिनिज्म के लिए। फर्स्ट जोग्राफर हम स्टार्टिंगली देखते हैं, जो कि है हिपोक्रेट्स वो जोग्राफर थे जिन्होंने एशियाटिक क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी बताई थी इन कंपैरेटिव टू यूरोपियंस। हिपोक्रेट्स का ये मानना था कि यूरोपियंस की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो एशियाटिक से कंपैरेटिवली लो है। इनका एक मेजर बुक था जिसका नाम था ऑन एयर वाटर एंड प्लेस। ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ये आपको याद होनी चाहिए। इस बुक का नाम है ऑन एयर वाटर एंड प्लेस। इन 3 वर्ड्स के साथ भी आप देख सकते हो कि हिपोक्रेट्स डिटर्मिनिज्म को फॉलो करते थे। इन्होंने इम्पोर्टेंस बताया था हवा का, पानी का और जहाँ हम रहते हैं उस लोकेशन का, कि कैसे ये तीनों चीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट है किसी भी एक रीजन और मैन के इवोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एरिस्टोटल का एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि वो डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करते थे। ये स्टेटमेंट है वेरिंग हैबिटेबिलिटी विथ डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। एरिस्टोटल का ये मानना था कि कुछ ही ऐसे लैटिट्यूड्स हैं, कुछ ही ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जो कि हैबिटाट को सपोर्ट करती हैं। सारे लैटिट्यूड्स पे ह्यूमन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट डेंसिटी के साथ नहीं रहते हैं। कुछ ही ऐसे लैटिट्यूड हैं जहाँ पॉपुलेशन डेंस है, कुछ ही ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंस है। मेजर इम्पॉर्टेंट इनका एक दिखाई देता है, वो इन्होंने बताया था कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन को कंपेयर करके वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ। इनका ये मानना था कि कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन वाले लोग ब्रेव होते हैं एंड वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन वाले लोग इंटेलिजेंट होते हैं। ये अपना मानना नहीं है, ये एरिस्टोटल का मानना है। और प्लीज़ आप इन दोनों डिफरेंस को बहुत इजीली याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि एरिस्टोटल ने ब्रेव जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसका बताया था, वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन का बताया था या कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन का बताया था। तो इन्होंने ब्रेव बताया था कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए। इनका ये मानना था कि कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन वाले लोगों का थॉट कंपैरेटिवली लो रहता है वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस के ये। और थर्ड इन्होंने बताया था टेक्निकल स्किल्स लेस डेवलप्ड है कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस के। इन्होंने ये 2 चीज़ें लेस डेवलप बताई थी, थॉट एंड टेक्निकल स्किल। कहाँ की? कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। हालांकि ये लोग ब्रेव हैं बट इनके थॉट एंड टेक्निकल स्किल पुअर है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्होंने बताया था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज। ये पॉलिटिकली इतने ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं जितने वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन वाले लोग होते हैं। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने बताई कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन की। एंड वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन में उन्होंने बताया कि ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी स्पिरिट नहीं होती है, ये करेजियस नहीं होते हैं, और इसी के कारण दैट लीड्स टू स्लेवरी। इसीलिए सबसे ज़्यादा कॉलोनाइज कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन ने वार्म क्लाइमेट के ऊपर किया, क्योंकि वार्म क्लाइमेट वाले लोगों में स्पिरिट नहीं है और करेज नहीं है। इंटेलिजेंट तो हैं बट उसके साथ आपको स्पिरिट भी चाहिए और करेज भी चाहिए, पर इन दोनों के नहीं होने के कारण वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन वाले लोग और वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन वाली कंट्रीज़ और रीजन्स वो अधिकतर स्लेवरी में गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जोग्राफर पढ़ते हैं स्ट्रैबो में हम देखेंगे ये सारे जितने भी हम आज जोग्राफर देखेंगे ये सारे डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करते हैं। स्ट्रैबो के अंदर हम देखेंगे इनका मेन इम्पॉर्टेंट जो इन्होंने दिया था एक्यूमेन। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक्यूमेन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। एक्यूमेन का कॉन्सेप्ट दिया था स्ट्रैबो ने। वैसे हम ये सारे जोग्राफर्स अलग स्लाइड्स में पढ़ेंगे एक एक करके, ऑल्दो हम ये सारे एक साथ अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम डिटर्मिनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब वापस आते हैं स्ट्रैबो की तरफ। स्ट्रैबो ने दिया था एक्यूमेन का कॉन्सेप्ट, जिसमें ये था एक्यूमेन का मतलब है हैबिटाट पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का वो पार्ट जहाँ पे लोग रहते हैं उसे एक्यूमेन कहा। किसने कहा? स्ट्रैबो ने।
एक्यूमेन जैसे ही 3-4 वर्ड हैं जो कि सिमिलरली साउंड करते हैं और एग्ज़ाम में कंफ्यूज करते हैं। उसके लिए मैं एक छोटा सा शॉर्ट बना के डाल दूँगी जो कि आपको सपोर्ट करेगा इन चारों को डिस्क्रिमिनेट करने में और डिफ्रेंशिएट करने में, कि अब पता लग जाएगा कि किसने कौन सा वर्ड दिया था। नेक्स्ट देखिए, इन्हों का स्ट्रैबो का एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है जिसमें इन्होंने ये बताया था कि कैसे जो ग्रीक लोग हैं वो इतने सक्सेसफुल हैं, कैसे ग्रीक लोग इतने ज़्यादा आगे गए लिटरेचर के अंदर, और कोई भी इवोल्यूशन हुआ तो ग्रीक रीजन में सबसे ज़्यादा क्यों है। तो उसके लिए उन्होंने क्लाइमेट को, लैंडफॉर्म को और सॉइल को रिस्पॉन्सिबल माना। उनका ये मानना था कि क्लाइमेट, लैंडफॉर्म एंड सॉइल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल एंड इफेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम थ्यूसिडिड्स का मानना, इन्हों का एक ही स्टेटमेंट है, मेजरली पूछा नहीं जाता है। यही पूछा जाता है कि किसने बोला था कि नेचुरल कंडीशन लीड्स सक्सेस टू एथेंस। कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं कि स्ट्रैबो ने बताया था इम्पोर्टेंस किसकी, ग्रीक की, और थ्यूसिडिड ने इम्पोर्टेंस बताई थी एथेंस की। एथेंस के सक्सेस के पीछे उसकी नेचुरल कंडीशंस हैं, और स्ट्रैबो ने बताया था ग्रीक के पीछे ये तीनों क्लाइमेटिक, लैंडफॉर्म एंड सॉइल की इंपॉर्टेंस है। तो आपको ये पता होना चाहिए, स्ट्रैबो ने सपोर्ट किया ग्रीक को और थ्यूसिडिड ने सपोर्ट किया एथेंस को। यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा था जोग्राफर जिन्होंने ये बोला था कि नेचुरल कंडीशन लीड सक्सेस टू एथेंस, एथेंस की सक्सेस के पीछे नेचुरल कंडीशंस को सपोर्ट करने वाला कौन सा जोग्राफर है, तो आपको पता होना चाहिए थ्यूसिडिड था। इसी के साथ में डेवलपमेंट हुआ एनवायरमेंटलिज्म का। एनवायरमेंटलिज्म होता बेसिकली डिटर्मिनिज्म ही है। डिटर्मिनिज्म को जब आप सपोर्ट करते हो, आप एनवायरनमेंट को एक्टिव रखते हो, तो वो एनवायरमेंटलिज्म को सपोर्ट करता है। और उसी के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं अरब्स के बारे में। अरब्स वो जोग्राफर थे जिन्होंने एनवायरनमेंट को सपोर्ट किया। इन सारे जोग्राफर्स के बारे में हम अलग से अलग स्लाइड में पढ़ेंगे जब हम अरब्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इनके नाम सुन लेते हैं, देख लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर हमें एकदम लॉस्ट माइंड ना रहे कि कौन से जोग्राफर्स हैं। अरब्स हैं जो कि डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करते थे। इब्न हकल, अल मसूदी, अल बिरूनी, इब्न बतूता, इब्न खालदून। एक मेजर इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर अरब्स के बारे में, किश्वार। ये पूछा जाता है कि किश्वार वर्ड का मतलब क्या है। किश्वार वर्ड का मतलब है 7 क्लाइमेटिक रीजन्स गिवन बाय अरब्स। अरब्स ने वर्ल्ड को 7 क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया था, और उन 7 क्लाइमेटिक रीजन्स को उन्होंने नाम दिया किश्वार। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं जीन बॉडेन। जीन बॉडेन इम्पॉर्टेंट है इनकी एक बुक के लिए। उस बुक का नाम है ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड। ये बहुत ज़्यादा यूजीसी नेट में पूछी जाती है, और प्रीवियसली असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी में भी पूछा गया है ये वाला सवाल, ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड। नेक्स्ट हम जोग्राफर पढ़ते हैं मॉन्टेस्क। मॉन्टेस्क की थ्योरी में आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा जोग्राफर था जिसने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल के बारे में बताया था, कि जो ह्यूमन का और वहाँ के लोगों का, पीपल का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो किस पर डिटरमाइन होता है, क्लाइमेट एंड सॉइल। किसी भी एक रीजन का क्लाइमेट और वहाँ की सॉइल क्या डिटरमाइन करती है, कैरेक्टर ऑफ पीपल लिविंग ओवर देयर। ये एक इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉ बुक थी मॉन्टेस्क की, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि फिजिकल एनवायरनमेंट ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है। कहीं पर भी कैसी पॉलिटिक्स होगी, कैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज पीपल होंगे, ये किस पर डिपेंड करता है, वहाँ के फिजिकल एनवायरनमेंट पर। ठीक है। नेक्स्ट जोग्राफर हम पढ़ते हैं हम्बोल्ट। हम्बोल्ट के अंदर हम ये देखते हैं इनका पहला स्टेटमेंट जो कि क्लियर करता है कि ये डिटर्मिनिस्टिक थे। रियल एसोसिएशन ऑफ नेचर एंड ऑर्गेनिक फिनोमेना। इनका मेजर एक अप्रोच था रिडक्शनिस्ट अप्रोच। रिडक्शनिस्ट अप्रोच में ये होता है कि आप सिंपली एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट बताते हो मैन पर विदाउट कल्चर एंड सोशल। कैसे एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होता है मैन पर, डायरेक्ट कितना एनवायरनमेंट इम्पैक्ट करता है मैन पर, ये
हम्बोल्ट का रोल था, जिसको उन्होंने बताया रिडक्शनिस्ट अप्रोच। रिडक्शनिस्ट क्यों बोला इन्होंने? रिडक्शनिस्ट इसलिए बोला क्योंकि कल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, सोसाइटी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे मैन के बिहेवियर के पीछे। मैन कैसा होगा डायरेक्टली अगर हम एनवायरनमेंट के थ्रू देखते हैं तो वो हम्बोल्ट ने दिया है। इसको रिडक्शनिस्ट अप्रोच कहते हैं। रिडक्शनिस्ट अप्रोच में हम कल्चर के इम्पोर्टेंस को नहीं मानते हैं और सोसाइटी के इम्पोर्टेंस को हम नहीं मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जोग्राफर पढ़ते हैं रिचर। रिचर फाउंडर थे मॉडर्न जोग्राफी के, ये आपको पता होना चाहिए। फाउंडर ऑफ मॉडर्न जोग्राफी रिचर थे और हम्बोल्ट भी इनके साथ है। ये दो ही जोग्राफर मैक्सिमम पूछे जाते हैं हु वर दी फाउंडर ऑफ मॉडर्न जोग्राफी, रिचर एंड हम्बोल्ट। इनका एक मेजर स्टेटमेंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है रिचर के बारे में, रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ऑन मैन। इन्होंने बताया कैसे इन्फ्लुएंस होता है मैन अर्थ के थ्रू और कैसे अर्थ पर इम्पैक्ट होता है मैन का, तो इसे इन्होंने बुलाया रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ऑन मैन। नेक्स्ट हम जोग्राफर देखते हैं फ्रेडरिच ली प्ले। फ्रेडरिच ली प्ले इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हों का एक बुक है जो कि जिसका नाम है प्लेस वर्क एंड फोक। प्लेस वर्क एंड फोक। प्लेस को इन्होंने बोला एनवायरनमेंट, वर्क को बोला इन्होंने इकोनॉमी, फोक को बोला इन्होंने सोसाइटी, कि कैसे एक एनवायरनमेंट और एक इकोनॉमी और एक सोसाइटी एक दूसरे से लिंक है। और ये तीनों किसको सपोर्ट करते हैं? ये एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं। जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसी इकोनॉमी होगी और जैसी इकोनॉमी होगी वैसी सोसाइटी होगी। अगर आपका एनवायरनमेंट सूट करता है एग्रीकल्चर को तो आपकी इकोनॉमी एग्रीकल्चरल होगी, और अगर आपकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर बेस्ड है तो आपकी सोसाइटी भी एग्रीकल्चरल सोसाइटी होगी, जैसे कि एग्जांपल इंडिया। अब नेक्स्ट हम ज्योग्राफर पढ़ते हैं डिमोलिसन। डिमोलिसन ने ये बोला था, इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क था टाइप ऑफ वर्क। आपको ये स्टेटमेंट अगर क्लियर हो जाता है तो आपको पता लगेगा डिमोलिस ने क्या बोला था। इनका इम्पॉर्टेंट था कि कहीं का भी सोशल स्ट्रक्चर जो होगा वो डिपेंड किस पर करेगा? टाइप ऑफ वर्क। आप कैसा काम कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी कैसे काम में इंगेज है, वो कैसे डिसाइड सोशल स्ट्रक्चर को डिसाइड करेगी। यदि आपकी सोसाइटी मैक्सिमम एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, खेतीबाड़ी में इन्वॉल्व है, तो आपका सोशल स्ट्रक्चर होगा वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड ही होगा। इसका मतलब ये था कि कैसे आपका काम डिटरमाइन करता है आपके सोशल स्ट्रक्चर को। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट था। और जैसा आप काम करते जाएंगे और जैसा आप कोई भी कंट्री, कोई भी पर्टिकुलर रीजन कैसा काम कर रहा है वो क्या डिटरमाइन करेगा? वहाँ का रेस एंड सोशल टाइप। ये स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है इनका। डिमोलिस ने बोला था कि टाइप ऑफ वर्क से क्या होता है? टाइप ऑफ वर्क क्रिएट्स रेसेस एंड सोशल टाइप। हम ग्रिफिन टेलर के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने रेसेस का क्लासिफिकेशन दिया, बट उस स्टेटमेंट में ये कंफर्म नहीं होता है कि टाइप ऑफ वर्क क्रिएट करता है रेसेस को एंड सोशल टाइप्स को। ये डिमोलिस ने दिया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेडजिल। रेडजिल के बारे में हम पढ़ेंगे फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। पहले हमने देखा था रिचर के बारे में हमने देखा था फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, और रेडजिल है फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट ही हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम पहला टॉपिक डिटर्मिनिज्म लिया है। और फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कौन है? रेडजिल है। इनका एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, मैन एज एंड प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। मैन एंड प्रोडक्ट है इवोल्यूशन का, मैन के बाद में कुछ भी इवोल्यूशन नहीं होगा, इनका ये मानना था। मैन ही है जो कि एंड प्रोडक्ट है इस इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन का मतलब कैसे कैसे आप इवॉल्व होते हैं आगे। दो इम्पॉर्टेंट हमको जानना होगा, इनको किन का फादर कहा जाता था? ही इज़ फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्ज़ाम में एक साथ आ जाता है कि ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी एंड ही वॉज द फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। येस, ही वॉज फादर ऑफ दीज बोथ स्कूल्स, मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। एक इम्पॉर्टेंट बुक है
जोग्राफ़ी, जिसके 2 पब्लिकेशंस आए थे 1882 में एंड 1891 में। 1882 वाला जो पब्लिकेशन था वो डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करता है और डार्विन को सपोर्ट करता है। अभी आप देखिए कैसे रेडजिल के बारे में आपको पता लगेगा कि लेविन्सरम तक कैसे रेडजिल पहुँचे थे। 1882 में जब इन्होंने पहला पब्लिकेशन किया था वो बेस था डिटर्मिनिस्टिक सपोर्ट के साथ एंड डार्विन की थ्योरीज़ के साथ, और जो 1891 का पब्लिकेशन था वो कल्चरल ट्रेड्स के बारे में बता रहा था, कैसे कल्चरल ट्रेड्स डिटरमाइन होती है कहीं के फिजिकल कंडीशन के बेसिस पे। कल्चरल ट्रेड इन टर्म ऑफ फिजिकल कंडीशंस, कैसी फिजिकल कंडीशन होगी उस पर बेस करेगा वहाँ का कल्चरल ट्रेड। ये 2 उनकी पब्लिकेशन थी। पहले वाली पब्लिकेशन के अंदर उन्होंने बताया डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट किया था सिलेक्शन एंड स्ट्रगल में, और इस सिलेक्शन एंड स्ट्रगल के बेसिस पर उन्होंने अपनी पहली बुक दी थी पॉलिटिकल जोग्राफी, जो कि पॉलिटिकली बेस्ड थी। पॉलिटिकल जोग्राफी में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया लेविन्सरम का। लेविन्सरम के कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखते हैं लिविंग स्पेस। लेविन्सरम का मतलब होता है लिविंग स्पेस, जो कि किसके अंदर उन्होंने रेडजिल ने बताया था पॉलिटिकल जोग्राफी बुक के अंदर। पॉलिटिकल जोग्राफी बुक का ओरिजिन कहाँ से है? सिलेक्शन एंड स्ट्रगल। सिलेक्शन एंड स्ट्रगल थ्योरी किसकी थी? डार्विन की। और डार्विन की थ्योरी को उन्होंने कौन सी बुक के अंदर सपोर्ट किया था? 1882 के पब्लिकेशन के अंदर, जो कि पब्लिकेशन किसका था? एंथ्रोपोजोग्राफी का। एंथ्रोपोजोग्राफी बुक किसकी है? रेडजिल की है। ये आपको पूरा सीक्वेंस पता होना चाहिए, क्योंकि अभी यूजीसी के अंदर पैटर्न इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें वो क्रोनोलॉजिकली पूछते हैं। अब देखिए जो 1891 था वो कल्चरल ट्रेड्स को सपोर्ट कर रहा था, और ये बेसिकली बुक डिपेंड थी हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बेसिस पे। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बेसिस पे ये डिपेंड थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिकेंडर के बारे में। मिकेंडर इंपॉर्टेंट जोग्राफर है जो कि हमें पढ़ना पड़ेगा पॉलिटिकल जोग्राफी के अंदर भी। अभी हम बस इतना सा देख रहे हैं ऐसी कौन सी पहली बुक थी जो कि सपोर्ट करती थी डिटर्मिनिज्म को, और जिसके थ्रू हमें क्लियर हो जाता है कि मिकेंडर डिटर्मिनिस्टिक थे। तो पहली बुक उनकी थी द जोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री। ये ईयर्स याद करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में एग्जाम में ज़्यादातर ईयर के साथ में पूछने लगे हैं। तो 1904 के अंदर मिकेंडर की पहली बुक थी द जोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट जोग्राफर सैम्पल। सैम्पल एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्टिक थी बहुत ज़्यादा। ये रेडजिल की पीपल थी जो कि रेडजिल को बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी, स्टूडेंट थी ये बेसिकली रेडजिल की। इनकी पहली बुक थी इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल एनवायरनमेंट। इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल एनवायरनमेंट, इसका ईयर याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1911 ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इन्फ्लुएंस से आप याद रखना ऐसा कौन सी जोग्राफी थी जिनकी बुक का नाम इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल एनवायरनमेंट था। यह अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में। एक इम्पॉर्टेंट और है आरपीएससी में जो बार बार पूछा जाता है, मोम का पुतला। किसने ह्यूमन को मोम का पुतला बोला था, वैक्स का पुतला बोला था? तो वो सैंपल ही थे। 2 आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए इनके बारे में। मैन इज इम्पॉर्टेंट, मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस एंड अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। ये 2 स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले स्टेटमेंट में इन्होंने बोला है मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, दूसरे में इन्होंने बोला है अनरेस्टिंग मैन अनस्टेबल अर्थ। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका हटिंगटन। हटिंगटन हम डिटर्मिनिज्म में लास्ट जोग्राफर यहाँ पढ़ेंगे, उनकी थ्योरीज़ के बारे में देखेंगे। हटिंगटन ने दिया क्लाइमेटिक डिटर्मिनिस्टिक थे, ये हमें पता लग ही गया। क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म को ये सपोर्ट करते थे। इनका इम्पॉर्टेंट बुक है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। 1915 में ये वाली बुक आई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है हटिंगटन की। मेजरली क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं ज्योग्राफी में जो इम्पॉर्टेंटली बेसिकली बार बार पूछी जाती हैं वो हटिंगटन की ही है। हटिंगटन ने 30 बुक्स लिखी थी, अराउंड 30, और उसमें से अराउंड 9 वर बेस्ड ऑन क्लाइमेट। तो आप देख सकते हैं हटिंगटन ने कितना ज़्यादा क्लाइमेट को इम्पोर्टेंस दिया था एंड कितने ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक वो थे। तो इसलिए कभी भी अगर आपको तुक्का भी लगाना है एग्ज़ाम में, तो अगर कोई भी बुक का नाम पूछा जाए और कोई थ्योरी का नाम पूछा जाए और उसमें क्लाइमेट है, तो यदि आपको नहीं पता है और आपको अटेम्प्ट करना है वो क्वेश्चन, तो आप हटिंगटन के साथ जा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि आपको पता होनी चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफी।
ये इंपॉर्टेंट बुक है गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉसिबलिज्म के बारे में पढ़ेंगे और सारे जोग्राफर्स और उनकी मेजर बुक्स जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं उनके बारे में करेंगे। ओके, थैंक यू अगेन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।